हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास बाय किशन मोदी। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डेराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है और मेजरमेंट क्या होता है। उसी के बारे में हमने आगे फर्दर डिस्कशन करते हुए आज के क्लास में टॉपिक कवर किया है सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अगर तुमने ये क्वांटिटीज के बारे में बेसिक डिस्कशन नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो पहले देख लो, वो मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया है। तो विदाउट मच वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू आवर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। मैंने टॉपिक जब बेसिक इंट्रोडक्शन दिया था फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में, उस टाइम पे बताया था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उनके दो तीन टाइप्स होते हैं मेनली, फंडामेंटल, डेराइव्ड एंड सप्लीमेंट्री। उसमें फंडामेंटल 7 डायमेंशंस थे, उन्हीं डायमेंशन को यूज करके हमें सप्लीमेंट्री क्वांटिटी को डिस्कस करना है। बट सबसे पहले ये चीज बता दूं कि डायमेंशंस क्या होते हैं। एक बार रिकैप कर लेते हैं। डायमेंशंस मतलब वो 7 डायमेंशन हमने जो प्रीवियस लेक्चर में देखा था उसके बारे में बात कर लो। एक होता है फंडामेंटल में मास, फिर लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये सात के साथ जितने भी डायमेंशंस है वो फंडामेंटल डायमेंशंस होते हैं। उसके ऊपर से डेराइव्ड क्वांटिटी के डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस मैंने समझाए थे। मैंने तुम लोगों को बताया था कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन सब के डायमेंशंस हमें याद रखने हैं। तो अब ये सप्लीमेंट्री क्या होता है? तो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज मींस डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। मतलब जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है उन सबको डायमेंशन होता है, बट कुछ क्वांटिटीज ऐसी भी होती है कि जिनके डायमेंशन नहीं होते। तो ऐसी कौन कौन सी क्वांटिटीज है? तो डिफाइन करते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज आर नोन एज सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। जिसके अंदर सबसे पहला एग्जांपल है प्लेन एंगल। ओके, प्लेन एंगल इट्स अ 2 डायमेंशनल फिजिकल क्वांटिटी। याद करा तो हम लोग 10th स्टैंडर्ड के मैथ्स के अंदर पढ़ते थे कि एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल के कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए सर्कमफरेंस के ऊपर के, और उसको उसके सेंटर के साथ, उसी सर्कल के सेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया। सर्कल के सर्कमफरेंस पे कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए ए एंड डी, उसको उसके सेंटर के साथ कनेक्ट कर दिया, तो वो एक एंगल ट्रेस कर रहा है। दैट एंगल इज नोन एज प्लेन एंगल व्हिच इज सिंपल इन लैंग्वेज एंगल। नॉर्मल मैथ्स के अंदर कोई भी एंगल हम डिफाइन करते हैं तो एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। थीटा अगर एंगल हो गया, ए बी उसका आर्क हो गया, आर हो गई उस सर्कल की रेडियस, तो प्लेन एंगल इज डिफाइंड एज आर्क अपॉन रेडियस। तो इसी को हम बोलेंगे प्लेन एंगल, और यही होता है मैथ्स का एंगल। तो इसका सप्लीमेंट्री के अंदर क्यों हमने मेंशन किया, इस क्वांटिटी को क्यों इंक्लूड किया सप्लीमेंट्री में, तो इसको समझने के लिए हमें निकालना पड़ेगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर डीएफ डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या होता है डीएफ इसका? तो स्टार्ट करते हैं पहले थीटा एंगल से। ए बी अपॉन आर, ये मैंने इक्वेशन बताया, थीटा इक्वल्स टू ए बी अपॉन आर। ए बी आर्क था और आर्क रेडियस है। चलो आर्क लेंथ होती है, आर्क लेंथ होती है और आर होता है रेडियस। आर्क लेंथ है तो कैपिटल एल बोलेंगे, और रेडियस है वो भी एल होगा, क्योंकि दोनों ही लेंथ के डायमेंशन है तो वो दोनों कट हो जाएंगे। हेंस इट इज अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। दैट इज व्हाट द रीजन व्हाई प्लेन एंगल इज अ सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। मतलब ऐसी क्वांटिटी के जिसके डायमेंशंस नहीं होते हैं। हम इसको m0, l0, t0 भी लिख सकते हैं। इट्स अ डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी। व्हाट वुड बी द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल? मैथ्स के अंदर हम लोग 2 यूनिट पढ़े थे, एक होता है डिग्री और दूसरा होता है रेडियन। तो डिग्री एंड रेडियन में से रेडियन होगा उसका एसआई यूनिट, ठीक है, रेडियन हो जाएगा उसका एसआई यूनिट। में याद करा तो यूनिट सर्कल, मैथ्स के अंदर हम लोग जो यूनिट सर्कल पढ़ते थे उसमें ये 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री होगा, 270 डिग्री होगा एंड 360 डिग्री का, ठीक है। इस यूनिट सर्कल के अंदर एक रिलेशन है दैट 180 डिग्री इज पाई रेडियन। तो ये होगा उसका रिलेशन दैट रेडियन इज एसआई यूनिट एंड डिग्री इज इट्स डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो अगर 0 डिग्री है तो 0 रेडियन, 90 डिग्री है, अगर 180 पाई रेडियन होता है तो 90 डिग्री कितना रेडियन होगा? पाई बाय 2 रेडियन होगा। 180 डिग्री इज पाई रेडियन, 270 डिग्री इज 3 पाई बाय
2 रेडियन एंड 360 डिग्री इज 2 पाई रेडियन। तो ये हो गई अपनी फर्स्ट फिजिकल क्वांटिटी या फर्स्ट सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी प्लेन एंगल। आगे बढ़ते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लो। चलो डन। नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी आती है दैट इज सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल इज यूज्ड फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। जैसे मान लेते हैं कि कोई भी एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ठीक है। ये कुछ कैसा दिख रहा है कि जैसे कोई एक केक होती है ना, केक के 3 पीसेस निकाल दिए, या वाटरमेलन, उस वाटरमेलन के 3 पीस कट करें और उस पीस को बाहर निकालेंगे तो इट विल लुक लाइक दिस, ठीक है। ये उसका बाहर का आउटर पेरिफेरी सरकमफेरेंस, और ये हो जाएगी उसकी साइड, ये एक बेस, ये आगे का बेस, ये टॉप बेस और एक पीछे का बेस। तो इस सरफेस के ऊपर का टॉप का जो पोर्शन दिख रहा है, यू कैन सी दिस टॉप पोर्शन, ये जो टॉप पोर्शन है उसको एक सरफेस होगी और उस सरफेस का एरिया निकालना है। फाइंड आउट द सरफेस एरिया इस कैपिटल है, और इसको सेंटर के साथ कनेक्ट कर दो तो ये हो जाएगी उसकी रेडियस r, ठीक है। तो ये जो सरफेसेस जो है उस साइड को या इस प्लेन को कनेक्ट करने वाला जो एंगल होगा उस एंगल को हम बोलेंगे सॉलिड एंगल। और इस सॉलिड एंगल का जो सिंबल है वो है ओमेगा। वी वंडर व्हाई दिस इज ओमेगा, ये तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, बट नहीं, इट्स अ ओमेगा सिंबल। रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ऐसा जरूरी नहीं कि हर ओमेगा सिंबल रेजिस्टेंस ही हो। ये ओमेगा सिंबल सॉलिड एंगल के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे P फॉर मोमेंटम भी होता है, P फॉर पावर भी होता है, P फॉर प्रेशर भी होता है, L फॉर लेंथ भी लिख सकते हैं। तो L हम लोग कोई दूसरे लेंथ या मेजरमेंट या डिस्प्लेसमेंट के लिए, ब्रेथ, हाइट, सब के लिए हम लोग यूज कर ही सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही सिंबल सिर्फ एक ही क्वांटिटी के लिए यूज होगा, मोर देन 1 2 3 क्वांटिटीज के लिए हम लोग सेम सिंबल यूज कर सकते हैं। तो ये सिंबल का नाम है ओमेगा, इट्स अ ग्रीक लेटर। तो सॉलिड एंगल की इक्वेशन होती है, सॉलिड एंगल की इक्वेशन होगी एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। सॉलिड एंगल इज एरिया, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर, दैट ओमेगा इज एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। ये होगी उसकी इक्वेशन। अब फाइंड करते हैं उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो इक्वेशन है ओमेगा इक्वल्स टू एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर। एरिया का क्या डायमेंशन था, लास्ट लेक्चर में हमने देखा था, एरिया का डायमेंशन था L स्क्वायर, और रेडियस लेंथ में मेजर होती है, उसका डायमेंशन L स्क्वायर कट हो जाएगा, हेंस इट इज अ डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी। और इसका यूनिट क्या होगा, तो यूनिट होता है स्टीरेडियन, SR, ये उसका SI यूनिट होता है, ठीक है। तो 2 फिजिकल क्वांटिटीज मैंने एग्जांपल दिया, एक प्लेन एंगल और एक सॉलिड एंगल। इसके अलावा और भी है, बट जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इस क्वांटिटीज को और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसको लिख लो पहले, डन। नाउ कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। अब हमें पता है कि भाई फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है उनके टाइप्स पढ़ लिए, उनकी डिफरेंट डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ ली। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज द एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट
कोर पार्ट जो सबसे हाईएस्ट वेटेज भी कंट्रीब्यूट करता है इन एवरी एग्जाम फॉर्मेट लाइक सीबीएसई और नीट एग्जामिनेशन। ऑफ कोर्स जेईई में तो आते ही है, बट ये सबसे बेसिक हो गया। तो एप्लीकेशंस ऑफ डायमेंशनल फार्मूला इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। उसकी मेजरली देखे तो 3 एप्लीकेशंस है, बट मैंने इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। फर्स्ट एप्लीकेशन, टू डिराइव यूनिट्स ऑफ physical quantity, to derive units of physical quantity। ये सबसे फर्स्ट एप्लीकेशन बोल सकते हैं। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिराइव करने में ये यूज होगा। ये डायरेक्टली मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ। लेट्स से मुझे कोई एक फिजिकल क्वांटिटी दे दिया है प्रेशर। अब देखो, हमने प्रेशर अभी तक डिस्कस नहीं किया। हम लोग क्या करेंगे, जैसे जैसे एग्जांपल्स करते जाएंगे वैसे वैसे फिजिकल क्वांटिटी नई नई एक्सप्लोर करते जाएंगे, तो एक अच्छे से लिस्ट बनता जाएगा। सो व्हाट डू मीन बाय प्रेशर? तो प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। कोई भी एक सरफेस होती है, उसको मैं परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहा हूँ, आई एम प्रेशराइजिंग समवन, सो इट इज नोन एज फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब किसी सरफेस पे हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर कोई भी फोर्स लगता है ना, तो उसको डिटेल में बात करेंगे प्रेशर को। प्रेशर जो है ना, वो चैप्टर नंबर हम लोग 9 में पढ़ेंगे। इसी क्लास 11 की एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 9 में स्ट्रेस और प्रेशर दोनों डिटेल में डिस्क्रिप्शन उसके आते हैं। बट अभी फिलहाल बस याद कर लो, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, P इक्वल्स टू F/A। अब मुझे क्या करना है, इसका यूनिट डिराइव करना है। तो इसका यूनिट अगर मुझे चाहिए तो P प्रेशर इज गिवन बाय न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डायरेक्टली मुझे इसका यूनिट मिल जाएगा, क्योंकि फोर्स मेजर होता है न्यूटन में और एरिया मेजर होता है मीटर स्क्वायर में। अब जैसे मुझे किसी की फिजिकल क्वांटिटी पता थी, उसका इक्वेशन पता था, तो मैंने यूनिट उसका डिराइव कर लिया। बट समटाइम्स मुझे फिजिकल क्वांटिटी नहीं दिया है, मुझे क्वेश्चन ऐसा पूछा है कि वी हैव एनी डायमेंशन m-1 L3 T-2, कोई भी एक रैंडमली डायमेंशन मैंने उठा लिया। अब मुझे इसका यूनिट डिराइव करना है, तो हाउ कैन वी फाइंड द डायमेंशन, मतलब यूनिट फ्रॉम द डायमेंशन? तो m-1 ये कंप्लीटली एसआई यूनिट में होता है, तो m-1 तो किलोग्राम इनवर्स, लेंथ का एसआई यूनिट मीटर क्यूब और टाइम का सेकंड -2। तो विदाउट नोइंग एनी फिजिकल क्वांटिटी, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, विदाउट नोइंग इट्स इक्वेशन हम उसके यूनिट डिराइव कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये हो गई उसकी सबसे पहली फर्स्ट बेसिक एप्लीकेशन। बट ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं। क्वेश्चन कैसे आते हैं उसके थोड़े एग्जांपल्स देखते हैं। ये नोट डाउन कर लो। चलो डन। चलो एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। लेट मी टेल यू वन क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा है, if the unit of force, energy and velocity, if the unit of force, energy and velocity are 20 Newton, 200 Joule and 5 meter per second, find the units of mass, length and time। क्या है क्वेश्चन कि अगर फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी की वैल्यूज दे दिया है 20 न्यूटन, 200 जूल एंड 5 मीटर पर सेकंड, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम। कंप्लीटली डिफरेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकते हैं और ऐसे ही आएंगे, समझे? तो इस केस में मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फोर्स जो है उसकी वैल्यू मुझे पता है 20 न्यूटन, तो आई शुड नो द फोर्स का डायमेंशन। अगर फोर्स का डायमेंशन मुझे याद नहीं है तो जाके फटाफट पहले वीडियो का लेक्चर देख लो, उसमें मैंने फोर्स के डायमेंशन डिराइव कराए थे। m1 L1 T-2 ये होता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। ये हो जाएगा अपना इक्वेशन नंबर 1, सिंपल। फिर एनर्जी दे दिया है, एनर्जी इज सेम एज वर्क डन। देखो ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था, वर्क एनर्जी थ्योरम। जितनी भी अमाउंट ऑफ वर्क डन करते हैं वो उसकी चेंजिंग काइनेटिक एनर्जी में स्टोर होता है या फिर कोई भी एनर्जी में स्टोर होता है। तो एनर्जी और वर्क के डायमेंशंस सेम होते हैं और उसकी वैल्यू हमें दिया है 200 जूल।
तो वर्क का डायमेंशन भी मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कराया था, m1 L2 T माइनस 2 200 जूल। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2, करेक्ट। और अब लास्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी का भी डायमेंशन हमने देखा था 5 मीटर पर सेकेंड है। वेलोसिटी का डायमेंशन होता है L1 T माइनस 1, ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो सिंपली हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस आ गए, MLT और L और T के टर्म्स में। कितने अननोन है? M, L और T, 3 अननोन और 3 इक्वेशन। सिंपल मैथ्स की कैलकुलेशन, हमें इसको सॉल्व करना है और वैल्यू सब्स्टिट्यूशन से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसको एक सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे L1 T माइनस 1 है, उसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। सो यू कैन पुट वैल्यू ऑफ 3 इन इक्वेशन नंबर 2। पुट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। m1 अपनी जगह पे रहेगा, L2 T माइनस 2 का स्क्वायर है, मतलब L1 T माइनस 1 का स्क्वायर है। इट मींस L2 T माइनस 2 हो जाएगा। देखो L2 T माइनस 2, उसको हम L1 T माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। थोड़ा बेसिक मैथमेटिक्स तो हमें यूज करना ही पड़ेगा और इसकी प्रैक्टिस से ही हम लोगों को आएगा ये चीज। तो कीप वॉचिंग द वीडियोस और एक्स्ट्रा मैथमेटिकल, कैसे मैं बेसिक मैथ्स यूज कर रहा हूँ, कैसे मैथमेटिकल इक्वेशंस सॉल्व कर रहा हूँ, ये तुम लोग मेरे लेक्चर्स और न्यूमेरिकल्स देखोगे तो यू विल गेट सम क्लियर आइडिया कि कैसे सर न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा चेंज कर दिया, मैथमेटिकली इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि L2 T माइनस 2 था ना, तो L1 T माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया। कर सकते हैं क्योंकि देखो इनडायरेक्टली 2 1 सा 2 आएगा और 2 माइनस 1 सा माइनस 2 आ जाएगा। मैंने इक्वेशन 3 की वैल्यू 2 में पुट करने के लिए ये चीज करी। ये 200 वैल्यू थी इसकी इक्वेशन की वैल्यू। अब इसमें मैं L1 T माइनस 1 की वैल्यू 5 डायरेक्टली पुट कर सकता हूँ। तो इट इज m1 5 का स्क्वायर 200 आ गया, m1 5 5 25 हो गया और ये 200, 25 8 सा होता है 200। तो m1 की वैल्यू मुझे मिल गई। मास किलोग्राम में मेजर होता है, उसका ऐसा यूनिट मिल गया मुझे। ये होगा अपना आंसर 1। तो अगर मुझे मास मिल गया तो इसी मास की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ, यहाँ पे भी मास की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मास की वैल्यू ये 2 इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। पहले इतना लिख लो, थोड़ी जगह कम है, उसके बाद आगे सॉल्व करते हैं। चलो डन। अब इसको आगे डिस्कस करते हैं, सॉल्व करते हैं कि जैसे मेरे पास 3 इक्वेशंस आ गए, ठीक है, ये 3 इक्वेशंस हैं, यू कैन सी ऑन द बोर्ड 3 इक्वेशंस हैं। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तीनों इक्वेशंस को। मेरे पास m1 L1 T माइनस 2 होगा 20, फिर m1 L2 T माइनस 2 होगा 200 और L1 T माइनस 1 था 5 और मुझे m1 की वैल्यू 8 kg मिल गई थी। तुम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं थी, ये बोर्ड में जगह कम थी, इसके लिए मैंने ये चीज कॉर्नर में लिख दी। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन नंबर 3। पुट m1 इन इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। m1 की जो वैल्यू आई ना 8 kg, वो इसमें पुट कर दो। तो 8 इंटू L1 T माइनस 2 इज इक्वल टू 20 और यहाँ पे आ जाएगा 8 इंटू L2 T माइनस 2 इज इक्वल टू 200, ऐसा आ जाएगा। तो L1 T माइनस 2 की वैल्यू आ जाएगी 20/8, इक्वेशन नंबर 4, और इसमें वैल्यू आ जाएगी L2 T माइनस 2 की वैल्यू 200/8, इक्वेशन नंबर 4। डिवाइड इक्वेशन 4 बाय 5, इक्वेशन 4 और 5 को डिवाइड कर दो। तो L1 T माइनस 2 डिवाइड बाय L2 T माइनस 2, इट्स 20/8 डिवाइड बाय 200/8, 8 कट हो जाएगा, 20 और 10, फिर T माइनस 2 T माइनस 2 कट हो जाएगा, L कट हो जाएगा, तो 1/L इज इक्वल टू 1/10। तो मुझे L भी मिल गया, 10 मीटर आता है L, आंसर नंबर
2। अब मास मेरे पास है 8 kg, लेंथ मेरे पास है 10 मीटर, ये था मेरा आंसर 1। अब ml कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो तो t मिल जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं, पुट m and l इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 में मास की वैल्यू 8 kg पुट करी, लेंथ की वैल्यू 10 मीटर पुट करी और t माइनस 2 एज इट इज रख दिया इज इक्वल्स टू 20। ओके, 10 2 ज़ा 20, 2 4 ज़ा 8, तो 4 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 बचेगा। तो t माइनस 2 को हम t स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी स्क्वायर, किसी भी माइनस पावर होती है तो वो डिनोमिनेटर में प्लस हो जाएगा। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। तो ये था मेरा आंसर नंबर 3। चलो प्लीज राइट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, एप्लीकेशन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। टू फाइंड dimensions of any constants or coefficient, मतलब कोई भी कांस्टेंट या कोएफिशिएंट का डायमेंशन निकालने के लिए हम इसको यूज करते हैं। तो उसका एक एग्जांपल लेकर कराता हूँ। जैसे क्वेश्चन कोई भी छोटा पूछा है कि फाइंड डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी का डायमेंशन फॉर्मूला निकालो, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपिटल जी। सो व्हाट इज कैपिटल जी? सो कैपिटल जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कैपिटल जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। याद है 9th स्टैंडर्ड में ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था, फॉर्मूला क्या होती है? F इज इक्वल्स टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2 बाय r स्क्वायर। इसी फॉर्मूला से हमें अब डायमेंशन निकालना है। कैसे निकालोगे? तो कैपिटल जी को सब्जेक्ट कर लो, यहीं पे कर लेते हैं। कैपिटल जी को सब्जेक्ट करो तो एफ आर स्क्वायर अपन क्या आएगा? m1 m2 आएगा। f का डायमेंशन क्या होता है? व्हाट इज f? तो f होता है फोर्स, m1 l1 t minus 2। व्हाट इज r? डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब लेंथ, उसका स्क्वायर, m इंटू m मास होगा। ठीक है, तो कैपिटल G का डायमेंशन आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो, l स्क्वायर, तो देखो m और m, एक एक m कट हो जाएगा, इधर l स्क्वायर और 1 l क्यूब, और इधर कोई l है नहीं तो l क्यूब। ये m ऊपर जाएगा तो -1 और ये t बचेगा -2। एक बार फिर से देख लो, एक एक m कट हो गया, ये एक m बचा वो ऊपर जाके -1 हो गया, इधर l2 और l1 तो l3 हो गया, t -2 हो गया। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं। फाइंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी तुम लोग पढ़ोगे चैप्टर नंबर 10 में, फ्लूइड मैकेनिक्स में, बट इसके लिए हमें एक इक्वेशन याद होना बहुत जरूरी है। इक्वेशन है F इज इक्वल्स टू 6 पाई ईटा आर पी। तुम्हें क्वेश्चन होगा कि सर ये तो हर एक क्वांटिटी, हर एक कांस्टेंट के अलग अलग इक्वेशन, इतना याद रखना पड़ेगा? सो यस, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे नई नई थियोरीज पढ़ोगे, नए नए चैप्टर पढ़ोगे, नए इक्वेशन आएंगे, नए कांस्टेंट आएंगे, उसी के रिस्पेक्टिव नए नए डायमेंशंस निकलते रहेंगे। तो दिस इज व्हाट ऑफ फिजिक्स के बहुत सारा कंटेंट है इसमें। तो इसमें से ईटा को सब्जेक्ट करो। मैं बता दूं ये इक्वेशन है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का, जो फ्लूइड मैकेनिक्स में आएगा, जिसमें F होता है विस्कस ड्रैग या फिर फ्लूइड फ्रिक्शन या फ्लूइड फोर्स। F मतलब फोर्स काउंट होगा, 6 पाई इज अ कांस्टेंट, ईटा है अपना कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ईटा। ये भी एक ग्रीक लेटर है, n जैसा दिख रहा है बट n का पंखा थोड़ा लंबा है। r हो गई रेडियस और v वेलोसिटी। तो ईटा को सब्जेक्ट करते ही F अपॉन 6 पाई r v आ जाएगा।
इसमें से F फोर्स का डायमेंशन होता है m1 l1 t माइनस 2। 6 पाई इज अ डायमेंशन लेस, क्योंकि वो एक कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का कुछ डायमेंशन नहीं होता है, तो उसको हम डायमेंशन लेस ले लेंगे। r इज अ रेडियस, रेडियस का डायमेंशन l1 होता है लेंथ, और वेलोसिटी का डायमेंशन होता है l1 t माइनस 1। ओके, तो l l कट हो गया और ईटा को सब्जेक्ट करेंगे m1, ये l1 ऊपर जाएगा तो l माइनस 1, और ये t ऊपर जाएगा -2 + 1 -1 हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन। यू कैन राइट इट डाउन। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब एक्चुअल एप्लीकेशन स्टार्ट होती है। आगे की 2 एप्लीकेशन थी वो बेसिक थी, अब जो थर्ड एप्लीकेशन है एक्चुअली एनसीईआरटी में ये फर्स्ट है, उसका नाम है टू कन्वर्ट वन यूनिट सिस्टम टू अनदर। टू कन्वर्ट यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। एक एग्जांपल से ही सीधा स्टार्ट करते हैं। जैसे अभी जस्ट हमने रिसेंटली देखा 6.67 10⁻⁻11 ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू होती है, इफ यू रिमेंबर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्लास 9 में न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये वैल्यू होती है, कैवेंडिश साइंटिस्ट ने डिस्कवर करी थी। तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज इट्स वैल्यू इन CGS, what is its value in CGS? चलो बताओ, न्यूटन का CGS यूनिट क्या होता है? डाइन। मीटर का CGS कन्वर्जन सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोग्राम का सेंटीमीटर, मतलब CGS कन्वर्जन ग्राम। तो ये है हमारा क्वेश्चन कि SI यूनिट टू CGS में इसको कन्वर्ट करो। तो स्टार्ट करते हैं, इसकी मेथड लिखा दूं। सबसे पहले कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है ये? Which physical quantity is this? So it's a gravitational constant. Okay, and what is its dimensional formula? क्या था इसका डायमेंशन फॉर्मूला? F is equals to G m1 m2 by r square। अगर याद नहीं रहता तो ऐसे डिराइव कर सकते हो, m1 m2 स्पीड में कर सकते हो फटाफट कॉर्नर में, कि m1 था l1 t माइनस 2, डिस्टेंस l स्क्वायर और मास m स्क्वायर। तो कैपिटल G का डायमेंशन आएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। इसको डायरेक्टली लिख लेते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला आएगा m माइनस 1 l3 t माइनस 2। अब इसका SI यूनिट क्या होगा? तो SI यूनिट ऑलरेडी गिवन है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। उसका CGS यूनिट क्या होगा? डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। क्लियर है? अब इसमें एक रिलेशन आता है, रिलेशन है n इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। ओके, रिलेशन है n इंटू यू इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। हियर n स्टैंड्स फॉर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u स्टैंड्स फॉर यूनिट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है। जैसे अपने नहीं बोलते 10 kg, तो 10 इंटू के जी में 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, kg उसका यूनिट हुआ। अपने बोलते हैं 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर में 100 न्यूमेरिकल वैल्यू हुई, सेंटीमीटर उसका यूनिट हुआ। हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे मान लो 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं n1 u1 n2 u2। Here n1 stands for any numerical value, u1 stands for its unit, n2 another numerical value, u2 its unit। तो इसी के ऊपर हमें एक इक्वेशन लिखना है n1 u1 n2 u2। इसमें n1 होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू, ये एक एग्जांपल हो गया। इसमें n1 होगी एक न्यूमेरिकल वैल्यू
6.67 10⁻⁻11 u1 होगा उसका SI यूनिट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का SI यूनिट, n2 होगी अनदर न्यूमेरिकल वैल्यू एंड u2 होगा उसका CGS यूनिट। ओके, हो जाएगा ऐसा n1 u1 n2 u2। तो इसमें n1 होगी न्यूमेरिकल वैल्यू, u1 उसका यूनिट, n2 और u2। अब इसमें एक और चीज लिख सकते हैं, n1 एज इट इज रखो, u1 उसका यूनिट किसके ऊपर से डिराइव होता है, डायमेंशन पर से, तो हम इसमें इसका डायमेंशन भी रख सकते हैं m-1 L3t-2। इधर मुझे n2 फाइंड करना है। CGS यूनिट में भी डायमेंशन तो सेम होता है ना, उसका SI और CGS कुछ भी यूनिट बदले डायमेंशन सेम रहेगा, m-1 L3t-2। तो ये मेरा होना चाहिए इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, n1 u1 n2 u2, n1 any numerical value, u1 its SI unit, n2 another numerical value, u2 its CGS unit। अब इसके ऊपर से मुझे n2 निकालना है, ये मेरा क्वेश्चन है। तो पहले इक्वेशन नंबर 1 में से n2 को सब्जेक्ट कर लो, n2 को सब्जेक्ट करो तो ये पूरा ब्रैकेट नीचे आ जाएगा। तो इट्स n1 m-1 L3t-2 और नीचे जाएगा m-1 L3t-2। अब एक और करेक्शन, ये कौन सा यूनिट सिस्टम है SI, तो उसको हम A लेबल कर दें, और ये कौन सा यूनिट सिस्टम है CGS, तो उसको हम B लेबल कर ले, लेबलिंग अलग है ना, तो लेबलिंग कर लेते हैं MA LA TA MB LB TB। अब इसमें ये वैल्यूज क्या होती है, तो MA LA और TA की वैल्यू, और यहाँ पे MB LB और TB की वैल्यू। MA LA TA किस में है, SI यूनिट में, और ये किस में होगा, CGS यूनिट में। SI यूनिट का मतलब होता है मास का SI यूनिट किलोग्राम, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड। इसका CGS यूनिट ग्राम, सेंटीमीटर एंड सेकेंड। यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज इंक्लूडिंग n1। n1 की वैल्यू भी है ना अपने पास, तो ये भी पुट कर देते हैं। n1 की वैल्यू है 6.67 10⁻11। चलो सॉल्व करते हैं। इसमें n2 को सब्जेक्ट करो, n1 की वैल्यू पुट करो 6.67 10⁻11 ma⁻1, तो क्या होगा ब्रैकेट में किलोग्राम -1, फिर LA, या फिर एक स्टेप अगर मैं ज्यादा लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कॉमन पावर दे दूं ऐसे ma/mb (1 कॉमन पावर है, फिर LA/LB रेज़ टू पावर 3 और TA/TB रेज़ टू पावर -2 कर सकते हैं। तो 6.67 10⁻11 ma/mb पुट कर दो, किलोग्राम बाय ग्राम। ये LA कितना है, मीटर बाय सेंटीमीटर, और TA सेकेंड और TB भी सेकेंड। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, देख लो MAMB LALB TA TB की वैल्यू पूरी मैंने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब सिंपलीफाई करो, n2 6.67 10⁻11 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1 मीटर इज 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेकेंड इज 1 सेकेंड। तो ये कट हो गया, ठीक है। तो क्या बचेगा, 6.67 10⁻11 into 10⁻3 1 -3, 10⁻2 3 10⁻6 एंड 10⁻1 का कोई भी पावर हो, 1 की कोई भी पावर हो, 1 रहेगा तो देखो 6 - 3 3 - 11 -8। सो आंसर आएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ फाइनल आंसर 6.67 10⁻8। दिस इज योर आंसर। ओके, तो कहीं पे भी कुछ ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो, वो टॉपिक में फिर से एक बार एक्सप्लेन करूंगा। बट ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बहुत सारे कॉर्नर क्वेश्चन आते हैं। एक और क्वेश्चन इसके ऊपर करते हैं, ये लिख लो पहले।
चलो आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन है, देखो surface tension of a mercury is 540 dyne per centimeter. What will be its value when mass is 1 kg, unit of length is 1 meter and unit of time is 1 minute? क्या क्वेश्चन दिया है? सरफेस टेंशन, फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है? Which physical quantity is this? It's a surface tension. अब ये भी हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स में। फिर उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? तो सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला होगा फोर्स पर यूनिट लेंथ, दैट इज m1 l1 t - 2 फोर्स का डायमेंशन, और लेंथ का डायमेंशन l1 कट हो जाएगा तो ये आ जाएगा m1 t - 2। तो ये हो गया सरफेस टेंशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि 540 डाइन पर सेंटीमीटर की वैल्यू अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम अकॉर्डिंग क्या होगी? चलो मुझे ये बताओ, ये कौन सी यूनिट सिस्टम है? CGS, और हमें कन्वर्ट करना है कौन सी यूनिट सिस्टम में? न्यू यूनिट सिस्टम में कन्वर्ट करना है, तो वही हमारी फॉर्मूला यूज करेंगे, N1U1 = N2U2, N1U1 N2U2। अब इस N1U1 में सब्स्टिट्यूट कर दो डायमेंशन, ये जो यूनिट है उसका डायमेंशन क्या हमें मिला? m1 t - 2, ठीक है, और n2 m1 t - 2। इधर a आएगा और इधर b आएगा। हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1। अब इसके अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। जैसे n1 की वैल्यू मेरे पास है ऑलरेडी 540 डाइन पर सेंटीमीटर, मतलब ये यूनिट लिखेंगे, MA, LA और TA, और इधर आएगा MB, LB और TB। अब MA और TA CGS यूनिट सिस्टम अकॉर्डिंग क्या होंगे? ग्राम और सेकेंड। लेंथ की जरूरत नहीं है पुट करने की क्योंकि लेंथ है ही नहीं डायमेंशन में। MB, LB और TB न्यू यूनिट सिस्टम अकॉर्डिंग क्या होंगे? तो वो ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है, देख लो। मास 1 kg होगा तो यहाँ पे लिख लो 1 kg। फिर लेंथ हमें 1 मीटर दे दिया है, लिख लेते हैं, भले ही जरूरत नहीं है, इसको भी सेंटीमीटर लिख लेते हैं। और TB क्या दिया है? 1 मिनट दिया है, और ये भी 1 kg दे दिया है। तो ये न्यू यूनिट सिस्टम और ये CGS सिस्टम। यू कैन सब्जेक्ट N2, क्योंकि हमें N2 फाइंड करना है ना, तो सब्जेक्ट N2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 पर से N2 को सब्जेक्ट करते ही N1 आएगा, और ये ब्रैकेट के नीचे पूरा ब्रैकेट जाएगा, तो कॉमन लिख लेते हैं MA/MB raised to 1 and TA/TB raised to -2। सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यूज। N1 की वैल्यू है 540, MA/MB कितना है? ग्राम और 1 kg, ग्राम और 1 kg। TA सेकेंड दिया है और TB 1 मिनट दे दिया है, -2। तो 540, 1 किलोग्राम इज 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। 1 मिनट इज 60 सेकेंड, और सेकेंड कन्वर्ट कर दिया ना ग्राम और सेकेंड में, तो ये कट हो जाएगा,
तो N2 इज 540, 10⁻³ ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, और ये 60 का -2 पावर है ना। देखो -2 पावर 60 को देंगे तो वो -2 पावर 60 लेकर आगे बढ़ेगा। 540 इंटू 10⁻³ 60, आगे बढ़ो पावर ऊपर ले जाके, तो 60 + 2 कर दो, ऊपर ले जाओगे तो +2 हो जाएगा। 60 का स्क्वायर कितना होता है, 6 6 36, 100 इंटू 540 इंटू 10⁻³ अब इसके आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, बेसिक मैथमेटिकल कैलकुलेशंस है। तो ये होगा हमारा बेसिक कन्वर्जन फ्रॉम CGS यूनिट टू न्यू यूनिट सिस्टम। ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार SI टू CGS देंगे, CGS टू SI भी दे सकते हैं, या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस भी आएंगे। बट मुझे जहाँ तक पता है कि ये टाइप के क्वेश्चन पूछने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्पेशली दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन योर नीट एग्जामिनेशन एंड इन योर स्कूल बोर्ड एग्जामिनेशन। तो ये थी हमारी पहली एप्लीकेशन अकॉर्डिंग टू NCERT टेक्स्ट बुक, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन करवा लेता हूँ, प्रैक्टिस हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या है क्वेश्चन, that when 1 meter 1 kg and 1 minute, when 1 meter 1 kg and 1 minute are taken as fundamental units, इन्हीं को fundamental units ले लिए, fundamental units, and magnitude of force is 36 units. What is the value of force in CGS unit? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दिखाई दे रही है, फोर्स डायरेक्टली दे दिया है, तो उसका डायमेंशन क्या आएगा फोर्स का, m1 l1 t-2, करेक्ट। और इसमें हमें यूनिट कन्वर्जन पूछा है 36 यूनिट्स का यूनिट कन्वर्जन करना है अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम। ये मेरा क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू न्यू यूनिट सिस्टम ये n1 हो जाएगा, u1 होगा m1 l1 t-2 हो जाएगा a, n2 मेरा क्वेश्चन है, एंड न्यू यूनिट सिस्टम m1 l1 t-2 b। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें n1 की वैल्यू गिवन है 36, ma la TA MB LB TB। अब LHS में जो यूनिट सिस्टम है वो 36 यूनिट्स है, और हमें इसको फंडामेंटल यूनिट काउंट करना है एज मीटर, किलोग्राम एंड मिनट। ये जो है ना वो फंडामेंटल यूनिट काउंट करना है, ऐसा क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि ये फंडामेंटल यूनिट है, और हमें कन्वर्ट किस में करना है, CGS में। ये करेक्शन बनेगा, इसको हमें CGS में कन्वर्ट करना है। फंडामेंटल यूनिट सिस्टम में दिया है और CGS यूनिट में कन्वर्ट करना है। फंडामेंटल यूनिट उसके कौन कौन से है, देखो अभी तक हम लोग इसको लेते थे किलोग्राम, इसको लेते थे मीटर, और ये होता था सेकंड, राइट। बट इस बार 1 किलोग्राम दिया है मास, लेंथ 1 मीटर, मतलब एज इट इज है, बस टाइम जो है ना वो बदल के 1 मिनट कर दिया है। समझ में आया? ऐसे टाइप के क्वेश्चंस में चेंजेस आएंगे। जो अभी तक हम लोग इसको ऐसा यूनिट लेते थे और इसको CGS लेते थे, इसके बदले न्यू यूनिट सिस्टम या फिर मॉडिफाइड फंडामेंटल सिस्टम में ये किलोग्राम हो गया, ये मीटर हो गया, और ये जो सेकंड था ना उसके बदले मिनट को फंडामेंटल यूनिट ले लिया। वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस बदल सकते हैं। अब इसमें मास क्या दिया है, CGS यूनिट सिस्टम अकॉर्डिंग ग्राम होता है, CGS में तो ग्राम होता था, ये सेंटीमीटर होता था, और ये होता था सेकंड। चलो तो इसको भी सॉल्व करते हैं। सब्जेक्ट करो n2 को इक्वेशन नंबर 1 में से, n2 को सब्जेक्ट करते ही क्या आएगा, ma/mb raised to 1, la/lb raised to 1 and ta/tb
रेज टू माइनस 2 आ जाएगा। एम ए कितना है 1 किलोग्राम, एम बी कितना है ग्राम, एल ए कितना है 1 मीटर और ये कितना है सेंटीमीटर, टी ए कितना है 1 मिनट, व्हाट इज टी बी सेकेंड। समझ में आ गया? हमने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी, ये तीनों वैल्यू पुट करी। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, किलोग्राम टू ग्राम, मीटर टू सेंटीमीटर। तो N2 इज किलोग्राम, 1 किलोग्राम कितना ग्राम होगा 10⁻³ ग्राम, 1 मीटर कितना सेंटीमीटर 10⁻² सेंटीमीटर, रेज टू 1, और 1 मिनट 60 सेकेंड रेज टू -2। देख लो वैल्यू पुट कर दी, ग्राम ग्राम गया, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, सेकेंड सेकेंड गया। तो N2 को सब्जेक्ट करो 10⁻³ 10⁻² और 60⁻² आ जाएगा। ठीक है, N2 को सब्जेक्ट कर दिया, 3 + 2 5 आ जाएगा। और ये 60⁻² है, मतलब 1/60² लिख सकते हैं। 1/60 का स्क्वायर क्या होगा, 6 6 36 0 0। अब इसको डिवाइड करके हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होगा तुम्हारा फाइनल आंसर। इसको भी नोट डाउन कर लो। तो आगे बढ़ते हैं। डन। सो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन नंबर 4। एप्लीकेशन का नाम है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एनी इक्वेशन। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ अ गिवन इक्वेशन। मतलब इसमें कैसा दिया होगा कि तुम्हें कोई भी एक इक्वेशन दिया होगा, वो हमें चेक करना है डायमेंशनली कि क्या वो सही है कि गलत। जैसे एक एग्जांपल से बताओ कि f = mv²/r। ठीक है, तो हमें चेक करना है LHS में क्या है f और RHS में क्या है mv²/r। चलो, LHS में फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 और RHS में मास का डायमेंशन है m1, वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 T-1, इट्स L1 T-1 और उसका स्क्वायर, और नीचे है r रेडियस L1। तो सिंप्लीफाई करो, m1 L1 L2, तो L2 में से 1 जाएगा तो L1 और T-2 आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं LHS = RHS, हम यहाँ पे लिखेंगे here this LHS = RHS। so this equation is dimensionally correct। अब इतना सिंपल तो पूछेंगे नहीं, अब इसको थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं। एक थ्योरम है होमोजेनिटी थ्योरम। Homogeneity theorem. According to this theorem, addition and subtraction of two physical quantities is only possible if the dimensions are equal. If you consider any dimension L is going to be added in another dimension L, then the dimension is L only. If L minus L, you will get L only. अब तुम्हें क्वेश्चन होगा सर L + L 2L नहीं होता और L minus L 0 नहीं होता, तो डायमेंशन में नहीं होता। उसका एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास 10 पेंसिल है, उसमें मैं 2 पेंसिल ऐड करूँ तो आंसर क्या आएगा? बताओ 12 पेंसिल आएगा। हमें सिर्फ क्या देखना है, पेंसिल एक डायमेंशन है L, अनदर पेंसिल सेम डायमेंशन है L, तो उसका आंसर क्या है? पेंसिल। तो देखो आंसर क्या है, L + L = L ओनली। ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू हुई ना, इसका हमें काम ही नहीं है।
इट्स ए न्यूमेरिकल वैल्यू। हमें तो n इंटू यू में इंटरेस्ट है ना, यूनिट एंड डायमेंशन हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो समझ में आया l प्लस एल इज एल। एक और चीज कि अगर मैं 10 पेन है मेरे पास, उसमें से मैं 2 पेन दे दूं किसी को, तो मेरे पास कितनी पेन बचेगी? 8। इट मीन्स कि अगर मेरे पास कोई डायमेंशन है t, उसमें से मैं सेम डायमेंशन t सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मेरा आंसर t में ही आएगा। देख, तो t माइनस टी इज t ओनली, ये नहीं देखना है हमें सिर्फ ये देखना है पेन माइनस पेन इज पेन, पेंसिल प्लस पेन पेंसिल इज पेंसिल। देख लो, पेंसिल प्लस पेंसिल इज पेंसिल। न्यूमेरिकल वैल्यू चाहे कितनी भी प्लस माइनस हो, डायमेंशन तो एज इट इज ही रहेगा। यहाँ पे पेन माइनस पेन इज पेन, बट अब इसमें एक ट्विस्ट लाते हैं कि अगर मेरे पास 12 पेंसिल है, उसमें मैं 2 पेन ऐड कर सकता हूँ क्या? तो नो, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। क्यों? क्योंकि मेरे पास पेंसिल का डायमेंशन है l और पेन का डायमेंशन है t, तो l प्लस t नॉट पॉसिबल। दैट इज व्हाई द होमोजेनिटी थ्योरम सेज दो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन सेम होंगे तभी एडिशन और तभी सब्ट्रैक्शन पॉसिबल है। l प्लस t नॉट पॉसिबल, l माइनस t नॉट पॉसिबल। तो ये होगा अपना होमोजेनिटी थ्योरम। ये पूरा बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको यूज कैसे करना है वो आगे डिस्कस करते हैं, पहले इतना लिख लो। एक इक्वेशन देखते हैं होमोजेनिटी के ऊपर का। एक इक्वेशन, जैसे एक इक्वेशन है मेरे पास s is equals to ut plus half at square. Check whether this equation is correct or not. Let's check that LHS is s. s मतलब डिस्प्लेसमेंट, L1 हो गया उसका डायमेंशन, एंड नाउ दी RHS में ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u मतलब स्पीड होता है, u इज स्पीड, स्पीड का डायमेंशन है L1 t माइनस 1, t इज ऑल्सो टाइम, u इज स्पीड, t इज टाइम। हाफ इज अ डायमेंशन लेस, कोई भी कांस्टेंट डायमेंशन लेस होगा, जैसे 1/2, 2, 3, 4, 5, ये सब जितनी भी न्यूमेरिकल वैल्यू वो डायमेंशन लेस होती है। a इज योर एक्सेलरेशन, दैट इज L1 t minus 2, t इज टाइम स्क्वायर, ओके, ut a t स्क्वायर, तो t कट हो जाएगा, बचेगा l, t स्क्वायर कट हो जाएगा, बचेगा l, बट l प्लस l इज l, hence proved this LHS is equals to RHS, so this equation is dimensionally correct। समझ में आएगा? ये भी नोट डाउन कर लो। और अब थोड़े मिसलेनियस न्यूमेरिकल करते हैं। चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चेक डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ v is equals to 1/l under root p by rho। हमें चेक करना है कि चेक द डायमेंशनल कंसिस्टेंसी ऑफ रिलेशन v equals to 1/l under root p by rho, where l is your length, v is velocity, p is pressure and rho is density। so v velocity है, वेलोसिटी का डायमेंशन L1 t minus 1 होगा, P होता है प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशन अभी हमने डिस्कस किया था आज क्लास के स्टार्टिंग में, m1l minus 1 t minus 2, L ऑफ कोर्स लेंथ और रो होती है डेंसिटी m1l minus 3। तो LHS क्या है और RHS क्या है? LHS तो हमें पता है L1 t minus 1, तो ये LHS हो गया, और RHS क्या है अपना 1/l under root p by rho। L1 हो गया, P इज प्रेशर m1l minus 1 t minus 2 अपॉन डेंसिटी m1l minus 3 हो जाएगा। चलो इसको सिंप्लीफाई करो, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दिया या LHS दे दिया, यहाँ से कंटिन्यू करो, 1/l अंडर रूट, देखो m1 कट हो जाएगा, l minus 3 ऊपर जाके l2 हो जाएगा, तो l2 t minus 2 हो जाएगा। देख लो L3 ऊपर जाके 3 minus 1 2 हो गया। अब किसी का भी रूट मतलब उसकी 1/2 पावर माना जाता है, ये चीज याद रखना।
किसी का भी रूट होता है ना, इट मीन्स 1/2 पावर, किसी का भी क्यूब रूट मतलब 1/3 पावर, तो 1/l हो गया, 1/2 पावर मतलब 2 कट हो गया तो L1 आ जाएगा, t-2 हो गया तो t-1 आ जाएगा, ठीक है। देख लो 2 कट हो गया, 2 कट हो गया, अब L1 कट हो गया, क्या बचेगा t-1, देख लो ये क्या था L1 t-1 और ये क्या आया t-1, so here LHS is not equal to RHS, so this equation is dimensionally incorrect, ऐसा जरूरी नहीं हर बार सही देंगे, गलत भी दे सकते हैं। एक और करते हैं डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है that y is equals to a sin 2 pi small t by capital T and y is equals to a sin it's vt, okay, and y is displacement, it's undergoing a periodic motion, rule out the wrong formula on the basis of dimension, symbols have their standard meanings। एक बार इक्वेशन देख लो, y equals to a sin 2 pi small t by capital T and y is equals to a sin vt। एक्चुअली ये जो v जैसा दिख रहा है ना, वो v नहीं होना चाहिए, वो न्यू है, ठीक है, इट्स अ न्यू। तो ये जो न्यू होता है ना, वो क्या होता है, सारी चीजें बता देता हूँ। जैसे इसमें y होता है डिस्प्लेसमेंट, दैट इज L1, y इज डिस्प्लेसमेंट L1, a होगा उसका एम्पलीट्यूड, ये हम लोग SHM वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड क्या होता है, तो एम्पलीट्यूड कोई भी वेव होता है वो कितना ऊपर गया और कितना नीचे गया, मतलब ये जो हम लोग पढ़े थे ना साउंड में, तो ये होते हैं एम्पलीट्यूड्स। तो एम्पलीट्यूड इज नथिंग बट अ लेंथ, वो लेंथ कंसिडर होती है। स्मॉल टी और कैपिटल टी टाइम है, ये एक नई चीज है, ये v जैसा दिख रहा है बट इट्स अ न्यू, ये है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द रेफरेंस बुक में वो फ्रीक्वेंसी को f से डिनोट नहीं करते, वो न्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है। और न्यू का और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन होता है t-1, क्योंकि फ्रीक्वेंसी इज 1/टाइम पीरियड। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। ये दोनों में से कौन सा इक्वेशन सही और कौन सा गलत है चेक करना है। LHS दोनों के लिए सेम है y, इसका भी LHS y है और इसका भी y है, तो L1 आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। और अब बात करते हैं दोनों के RHS की। इसका RHS है a sin 2 pi small t by capital T, a होता है एम्पलीट्यूड तो वो L1 हो जाएगा। अब इसमें चेक करो sin 2 pi स्मॉल t टाइम का डायमेंशन कैपिटल T और कैपिटल T टाइम का डायमेंशन कैपिटल T, 2 pi इज डायमेंशनलेस, तो t कट हो गया। देखो रूल क्या है कि एनी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शुड नॉट हैविंग एनी डायमेंशंस, साइन हो या कॉस हो या टेन हो या कॉट हो, कोई भी डायमेंशन ट्रिगो का कैलकुलेट करते टाइम पर डायमेंशन लेस होना चाहिए। अगर ये डायमेंशन कट होते हैं तभी ये डायमेंशनली करेक्ट है, अदरवाइज नहीं। फिर हमें चेक करना है, तो यहाँ पे देखा तो ये टी कट हो गया, सो इट्स अ डायमेंशनलेस, तो ये पूरा साइन बैटरी लो प्लीज चार्ज द डिवाइस, तो ये पूरा डायमेंशनलेस हो गया, तो बचेगा सिर्फ L। ये क्या बचा, सिर्फ L बचा। और अब आगे बढ़ते हैं, इसके लिए चेक करें RHS, दैट a sin vt है। a sin vt में इसके लिए भी चेक करें तो एम्पलीट्यूड इसका भी लेंथ में मेजर होगा, और sin v इज फ्रीक्वेंसी या न्यू, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1 ले लेते हैं और टाइम का डायमेंशन भी t1 ले लेते हैं, t कट हो जाएगा तो अगेन इट्स अ डायमेंशन लेस, तो ये आ जाएगा L। तो we can see clearly LHS is equal to RHS in both the cases, so both the equations are dimensionally correct। इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो। अब देखो इसी क्वेश्चन में अगर एक ट्विस्ट लाया जाए और क्वेश्चन बदल के मैं कुछ ऐसा कर दूं कि y is equals to a sin vt है, इसी इक्वेशन में ये न्यू था,
NEU फ्रीक्वेंसी था, उसके बदले इधर V वेलोसिटी कर दे तो LHS तो हमें पता है L1, बट RHS क्या होगा, A साइन VT में A एम्पलीट्यूड और साइन V फॉर वेलोसिटी, तो L1t माइनस 1 होता है और टाइम क्या होगा, T1 हो जाएगा। तो तुम लोग देख सकते हो T1 और T-1 कट हो गया, तो क्या बचेगा L और साइन L1। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, जो मैंने अभी बताया ये रूल, कि साइन का कोई भी डायमेंशन नहीं होना चाहिए, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के डायमेंशन नहीं होने चाहिए, बट यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसका डायमेंशन लेस नहीं हो रहा, इट इज हैविंग डायमेंशन। इट मींस के डायरेक्टली हमें लिख लेना है कि दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट, दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट, क्योंकि साइन डायमेंशनलेस नहीं हो रहा है। अगर इसमें फ्रीक्वेंसी है तो ये सही है, बट अगर इसमें वेलोसिटी है तो वो डायमेंशनलेस नहीं हो रहा साइन का फंक्शन, इट मींस के ये इक्वेशन गलत है। तो ये एक डिफरेंस भी याद रखना, लिख लो इतना। आगे बढ़ते हैं, होमोजेनिटी के थोड़े और प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं। देखो, V is given by pi p a square minus x square upon 2 eta l, where V is velocity, P is pressure। चलो V velocity का डायमेंशन L1t minus 1, P प्रेशर का डायमेंशन M1 L minus 1 t minus 2, A for एम्पलीट्यूड जिसका डायमेंशन A is रेडियस, रेडियस का डायमेंशन L1 होता है, और x इज अ डिस्टेंस का डायमेंशन भी L1 होता है, और ईटा इज अ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी एंड L इज योर लेंथ। तो हमें चेक करना है इज दिस इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। चलो ईटा का डायमेंशन हमने डिराइव किया F अपॉन 6 पाई RB, F फोर्स M1 L1 t minus 2 अपॉन L1 L t minus 1। L1 कट हो जाएगा तो डायमेंशन मिलेगा M1 L minus 1 t minus 2। तो जैसे कि मेरे पास सारे डायमेंशंस हैं, मुझे बस डायमेंशन पुट करके LHS RHS चेक करना है, बट इसमें होमोजेनिटी थ्योरम यूज होगा। कहाँ यूज होगा देखते हैं। LHS इज इक्वल्स टू V फॉर वेलोसिटी, L1 t minus 1 दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब बात करते हैं RHS की। RHS में है पाई p a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ईटा l। पाई कांस्टेंट होता है, 2 कांस्टेंट होता है, p प्रेशर डिफरेंस, M1 L minus 1 t minus 2 जो मैंने प्रेशर का यहाँ पे लिख लिया है, A फॉर एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड L स्क्वायर, x फॉर डिस्टेंस L स्क्वायर अपॉन ईटा, ईटा का ये रहा M1 L minus 1 t minus 1 और स्मॉल l फॉर लेंथ। अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी L स्क्वायर माइनस L स्क्वायर होता है L स्क्वायर, M1 L minus 1 t minus 2 ये भी L स्क्वायर होगा, और M1 L minus 1 t minus 1 into L। ये कट हो गया, मास कट हो गया, L2 में से 1 गया तो 1 बचा, t minus 1 ऊपर गया, -2 + 1 -1। You can see equation 1 and 2 are correct, so this equation is also dimensionally correct. You can note down this. आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। चल
क्वेश्चन है इन अ वैन डर वाल्स इक्वेशन p plus a by v square v minus b is equals to rt. Okay, in van der Waals equation, what are the dimensions of a and b? What are the dimensions of a and b? P for pressure, that is m1 l minus 1 t minus 2, v for volume l cube, T for temperature, टेम्परेचर होता है केल्विन, R for गैस कांस्टेंट. ये कुछ नया है. स्टार्ट करें. A और B के मुझे डायमेंशन निकालने हैं और डायमेंशंस मुझे दे दिया है, सिर्फ R गैस कांस्टेंट का डायमेंशन मुझे नहीं पता है. तो सॉल्व करते हैं. पहले तो ये बता दो गैस कांस्टेंट R का डायमेंशन कैसे निकाला जाएगा. तो R के लिए एक इक्वेशन आएगी PV इज इक्वल्स टू गैस इक्वेशन PV इज इक्वल्स टू म्यू RT, जिसमें R को सब्जेक्ट करो तो PV बाय म्यू इंटू टी आ जाएगा. R गैस कांस्टेंट में P फॉर प्रेशर होता है, V फॉर वॉल्यूम होता है, म्यू फॉर मोल होता है, T फॉर टेम्परेचर होता है. तो P प्रेशर m1 L minus 1 T minus 2, V वॉल्यूम, म्यू फॉर मोल, मोल ऑफ कोर्स इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी, और T टेम्परेचर केल्विन. तो गैस कांस्टेंट का डायमेंशन आ गया m1 L3 minus 1 L2 T minus 2 K minus 1 and mole minus 1. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक डायमेंशन मिल गया. क्वेश्चन के अंदर एक और क्वेश्चन बन गया. तो एक छोटा सा एमसीक्यू इसमें से भी आ सकता है, बट हम लोगों को ये नहीं पूछा है. हमें पूछा है ए और बी का डायमेंशन. अब यूज करते हैं इतना लंबा इक्वेशन सॉल्व करने के बदले एक शॉर्ट टेक्निक देखते हैं, होमोजेनिटी थ्योरम. अकॉर्डिंग टू होमोजेनिटी थ्योरम दो क्वांटिटी के सबट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब दोनों के डायमेंशन सेम हो. तो कैन वी राइट वॉल्यूम का जो डायमेंशन होगा वही बी का होगा. करेक्ट. वॉल्यूम का डायमेंशन क्या है? एल क्यूब. तो पहला आंसर आ गया एल क्यूब, आंसर नंबर 1. ठीक है. और दूसरा क्वेश्चन पूछा है ए का डायमेंशन निकालो, डायमेंशन ऑफ ए. तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी. ठीक है. ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस बी, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. ए इंटू वी बाय वी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी बाय वी स्क्वायर. तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि इसका डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम होना चाहिए, अगेन सब्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग. तो a इंटू वी बाय वी स्क्वायर, ए इंटू बी बाय वी स्क्वायर, ये कट हो जाएगा, ये भी कट हो जाएगा. ठीक है. हमें डायमेंशन पूछा है a का, तो a भी कट हो जाएगा. तो आई थिंक इससे काम नहीं बनेगा, कुछ दूसरा तोड़ निकालना पड़ेगा. तो कोई दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं. हम लोग कर सकते हैं पूरा a बाय वी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी. अब ये तो कर सकते हैं कि इक्वेशन को ऐड कर दो, a इंटू वी बाय वी स्क्वायर माइनस a इंटू बी बाय वी स्क्वायर इक्वल्स टू आर टी. इतना कर सकते हैं. अब जैसे मैंने इसको कंपेयर किया तो काम नहीं बना, तो हम लोग इसको तो कर सकते हैं ना कंपेयर. इसमें क्या होता है, हम इसका जो डायमेंशन होगा और इसका डायमेंशन होगा, इसका होगा और इसका होगा, ये सबका डायमेंशन इक्वल होगा. मतलब डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ P इज इक्वल टू दिस दिस एंड दिस. तो हम कोई भी किसी को भी एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं. तो मुझे ये वाला थोड़ा इजी लग रहा है, जिससे डायरेक्टली काम बन जाएगा मेरा. तो P इज इक्वल्स टू ए इंटू वी बाय वी स्क्वायर से कंपेयर कर दो. ए को सब्जेक्ट करो, वी कट हो जाएगा, तो P इंटू वी आ जाएगा. P क्या होता है? प्रेशर m1 L minus 1 T minus 2, V होता है वॉल्यूम L क्यूब, 3 minus 1 2. तो m1 L 3 minus 1 2 and T minus, तो ये हो गया मेरा आंसर नंबर 2. तो बाय कैलकुलेटिंग होमोजेनिटी थ्योरम, मतलब यूजिंग होमोजेनिटी थ्योरम, यू कैन कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ A and B रिस्पेक्टिवली. ऐसे इसकी जरूरत नहीं थी, बट इट्स ओनली फॉर योर इंफॉर्मेशन. यू कैन नोट डाउन दिस. चलो एक और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन दिया है n इज इक्वल्स टू माइनस डी n2 माइनस n1 अपॉन x2 माइनस x1
The number of particles given by this equation are crossing a unit area perpendicular to x axis in a unit time. मतलब जो small n दिया है ना वो है number of particles crossing a unit टाइम. इसका क्या मतलब होता है कि जब भी हमें क्वेश्चन में ऐसा देता है ना यूनिट एरिया मतलब एरिया को डिवाइड करना है, यूनिट टाइम मतलब टाइम को डिवाइड करना है. सिमिलरली n1 एंड n2 आर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम और x1 और x2 आर द पोजीशंस. तो हमें पूछा है डिफ्यूजन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला. समझे? ये है मेरा क्वेश्चन. तो सबसे पहले तो डायमेंशन फॉर्मूला निकाल देते हैं. ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है उसका कुछ डायमेंशन नहीं होता है. फिर एरिया का डायमेंशन L² होगा, टाइम का डायमेंशन T1 होगा. नंबर ऑफ पार्टिकल का कुछ डायमेंशन नहीं है, वॉल्यूम का डायमेंशन L³ होगा. और x1 x2 पोजीशंस है उनका डायमेंशन होता है L1. इट्स अ पोजीशन ओनली. तो वो ऊपर जाके आएगा L-2 T-1 और ये L³ ऊपर जाएगा L-3 और ये L1 तो दिया ही है. अब इसमें से मुझे क्या फाइंड करना है? कैपिटल D का डायमेंशन फॉर्मूला. कैपिटल D डिफ्यूजन कांस्टेंट, उसको सब्जेक्ट करो तो n इंटू x2 माइनस x1 अपॉन n2 माइनस n1 हो जाएगा. D को सब्जेक्ट करते ही माइनस साइन भी सामने जाएगी, बट वैसे माइनस का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है क्योंकि डायमेंशन फॉर्मूला प्लस या माइनस नहीं होती है. अब इसमें n का डायमेंशन पुट कर दो L-2 T-1 इग्नोरिंग माइनस साइन. x2 x1 का डायमेंशन पुट कर दो x2 x1 L-L आएगा और n2 n1 का डायमेंशन पुट कर दो. L2 और L1 का डायमेंशन क्या होगा? n2 और n1 का डायमेंशन क्या होगा? L-3 L-3. अब यहां पे यूज होगा होमोजेनिटी थियरम. L-2 T-1 होमोजेनिटी में L-L था L और L-3 L-3 ओनली. तो होमोजेनिटी के अकॉर्डिंग डायमेंशन में से डायमेंशन सब्ट्रैक्ट करने पर वही डायमेंशन मिलता है. तो कैपिटल D को सब्जेक्ट कर दिया. L3 ऊपर जाएगा 3 - 2 1 1 + 1 2 T-1. तो ये आ गया आंसर. देखो ये क्वेश्चन में था कुछ नहीं, ये सिंपली एनसीईआरटी का ही टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन था. ये एनसीईआरटी का 2 मार्कर या फिर 3 मार्कर क्वेश्चन बोल सकते हैं. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ये स्कूल टीचर्स का फेवरेट क्वेश्चन है. ये क्यों पूछा जाता है? क्योंकि सब लोगों को ये टर्मिनोलॉजी समझ नहीं आती. ठीक है, तो इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो. चलो डन, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एप्लीकेशन नंबर 5. तो 5th नंबर की लास्ट एप्लीकेशन और एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की ये 3rd नंबर की एप्लीकेशन. एज अ रिसर्च टूल या फिर टू डिराइव अननोन इक्वेशन. ठीक है, क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें? क्वेश्चन लिख लेता हूं. जैसे एक सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं कि दैट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम कैपिटल T डिपेंड्स अपॉन its length, its mass and its gravity. So derive the equation for time period. Derive the equation for time period. एक सिंपल बेसिक एग्जांपल है. स्टार्ट करते हैं. पहले तो पेंडुलम होता क्या है? ये पेंडुलम हो गया और ये ऑसिलेट हो रहा है कुछ इस तरीके से. ये m मास का बॉब है, वो ऑसिलेट हो रहा है और ये होती है लेंथ ऑफ पेंडुलम. तो अकॉर्डिंग टू थियोरी हमें सबसे पहले क्या करना है कि जितने भी क्वांटिटीज के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है ना, उसकी प्रोपोर्शनलिटी साइन ले लेनी है. जैसे T प्रोपोर्शनल टू L⁻⁴
टी टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, वो उसकी लेंथ, मास और ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है। लेंथ ऑफ अ पेंडुलम, मास ऑफ अ पेंडुलम एंड ग्रेविटी ऑफ अ पेंडुलम। तो हमें लिखना है एल रेस टू ए, एम रेस टू बी एंड जी रेस टू सी। ये तीन चीजों के ऊपर वो डिपेंड कर रहा है। तो इसका कंबाइन इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा, टी प्रोपोर्शनल टू एल रेस टू ए, एम रेस टू बी एंड जी रेस टू सी। इसमें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट k ले लेंगे, m रेस टू बी, g रेस टू c। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है ना, इट्स अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट, इसके लिए हमें इसका डायमेंशन रखना नहीं पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन तुम्हें जो देंगे ना, उसी के ऊपर से ये डेटा निकलेगा कि जो क्वेश्चन दिया है ना, उसमें जो क्वेश्चन में जिसका इक्वेशन निकालना है वो बाकी की तीन क्वांटिटीज पे डिपेंड कर रहा है। तो वो तीनों क्वांटिटी के प्रोपोर्शनल वाली साइन हमें लिख लेना है। उसके बाद इनके डायमेंशन सब्स्टिट्यूट करना है। टाइम पीरियड का डायमेंशन होता है टी, के इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो डायमेंशनलेस का हम m0, l0, t0 मतलब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। लेंथ का डायमेंशन है l, मास का डायमेंशन है m, और यहाँ पे स्मॉल g। अब देखो स्मॉल g जो होता है ना, इट्स अ ग्रेविटी या फिर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो एक्सेलरेशन ही होगा। ये स्मॉल g है, और जो हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में देखा था वो कैपिटल G था। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था वो, और ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। दोनों में कंफ्यूज मत होना। और इसकी c पावर, ठीक है, यहां तक क्लियर। अब इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे t है ना, हम लोग क्या कर सकते हैं कि m0, l0, t0 भी लिख सकते हैं। m0, l0, t1, t0 नहीं t1, और ये कट हो गया, ये l रेस टू a हो गया, m रेस टू b हो गया, l रेस टू c हो गया, t रेस टू -2c हो गया। ऐसा लिख सकते हैं। फिर आगे m0, l0, t1, m रेस टू b, l रेस टू a प्लस c, t रेस टू -2c। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि बेस सेम है, तो हम पावर को कंपेयर करा सकते हैं। जैसे m रेस टू 0 को कंपेयर करा दो, m रेस टू 0 को कंपेयर कराओ m रेस टू b से। ये देख लो, m रेस टू 0 को m रेस टू b से कंपेयर करा दिया तो b इज इक्वल टू 0 आएगा। फिर l रेस टू 0 को कंपेयर कराओ l रेस टू a प्लस c से, तो a प्लस c आ जाएगा 0। और ये t रेस टू 1 को कंपेयर कराओ t रेस टू -2c से, t रेस टू 1 इज इक्वल टू t रेस टू -2c, तो 1 इज इक्वल टू -2c आएगा, तो c इज इक्वल टू -1/2 आ गया। अब इसी c रेस टू -1/2 को यहाँ पे पुट कर दो, तो a प्लस c इज -1/2 इज इक्वल टू 0, तो a आ जाएगा +1/2, और b की वैल्यू 0 आ गई। तो हम देख सकते हैं a, b और c की वैल्यूज मुझे मिल जाती है। यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑल दिस थ्री वैल्यू इन इक्वेशन 1, पुट a, b, c in equation number 1, so t is equals to k l raised to a, m raised to b, g raised to c। चलो l raised to a, m raised to b and g raised to c आ जाएगा। किसी की भी 0 पावर मतलब 1 होता है k, ये 1/2 और ये -1/2, तो उसको हम l/g raised to 1/2 लिख सकते हैं। और कोई भी वैल्यू की 1/2 पावर को हम रूट लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू k रूट l/g। ये चीज मैंने अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में सिखाई थी कि किसी का भी रूट मतलब 1/2 पावर। अब क्वेश्चन में एक और वैल्यू गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है कि टेक कांस्टेंट एज अ 2π वैल्यू, तो मैं जो कांस्टेंट है ना उसको 2π ले रहा हूं, तो √l/g ले लूंगा। तो ये मेरा बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गया। देखो ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एनसीईआरटी का 3 मार्कर क्वेश्चन है। मोस्टली ये टाइप के क्वेश्चन है ना 3 मार्कर के लिए आएंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, इसको भी अच्छे से नोट डाउन कर लो, क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चन ही आएंगे। इसके थोड़े और सिमिलर प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करते हैं, बट पहले इसको नोट डाउन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है that heat produced in a wire carrying an electric current depends on the current, the electric resistance and the time t. हीट मतलब हीट एनर्जी हुआ, हीट मतलब हीट एनर्जी हुआ, वो तीन चीजों पे डिपेंड कर रहा है. अज्यूमिंग दैट द डिपेंडेंसी इज ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ पावर टाइप, guess an equation between three quantities using dimensional analysis. The dimension of resistance is m L2 a minus 2 t minus 3 and heat is a form of energy. जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि हीट ही एनर्जी होती है. मतलब मैंने क्वेश्चन समझा दिया. इस क्वेश्चन में क्या बोला है मैं एक और बार समझा देता हूं कि जैसे कोई भी एक इलेक्ट्रिक करंट होता है, वो फ्लो होता है कोई एक वायर में से, तो वो हीट एनर्जी प्रोड्यूस करता है. ठीक है, जैसे एक सिंपल सी सर्किट लेके ये एक रेजिस्टर है, उसको मैंने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया. ओम्स लॉ की ये सर्किट है सिंपल. ओम्स लॉ में एक एमीटर होता है, एक वोल्ट मीटर होता है. तो ये बैटरी है, बैटरी में से करंट फ्लो हो रहा है. तो जैसे ही उसमें से करंट फ्लो होगा तो ये जो रेजिस्टर है ना, वो क्या करेगा, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग. ये चीज हमने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े थे. या फिर नॉर्मल एप्लीकेशन में जब हम चार्जर से फोन को चार्ज करते हैं तो फोन गर्म हो जाता है, हमारा एसी, टीवी, फैन, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हीट प्रोड्यूस करने लगते हैं. तो वही हीट वो उसके करंट, रेजिस्टेंस और टाइम के ऊपर डिपेंड करती है. तो वो हीट एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करो. ये है आज का क्वेश्चन. तो स्टार्ट करते हैं. H is proportional to I raised to A, R raised to B and T raised to C. as usual जो हमने डिपेंडेंसी अभी डिस्कस करी, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ले लो स्मॉल के, I raised to A, R raised to B and T raised to C, और ये हो जाएगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट स्मॉल के जो डायमेंशन लेस होता है. अब इसमें डायमेंशन पुट कर दो. हीट इज सेम एज एनर्जी और एनर्जी इज सेम एज वर्क डन. M1 L2 T minus 2 होता है. इलेक्ट्रिक करंट आई फंडामेंटल क्वांटिटी, आर रेजिस्टेंस का ऑलरेडी डायमेंशन दे दिया है M1 L2 A minus 2 T minus 3, और इसका डेरिवेशन हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे जिसमें रेजिस्टेंस के इक्वेशंस कहाँ यूज होंगे. बट अभी फिलहाल ये डायमेंशन दे दिया है तो हम यूज कर लेंगे. यू कैन सब्स्टिट्यूट ऑल द डायमेंशन इन दिस इक्वेशन. तो M1 L2 T minus 2 के होगा डायमेंशनलेस जिसकी जरूरत नहीं है. करंट I A1 रेस टू A, आर रेजिस्टेंस M1 L2 A minus 3 A minus 2 T minus 3 और स्मॉल t टाइम रेस टू C. ऐसा कुछ आ जाएगा. हमने क्या किया, सारे डायमेंशन सब्स्टिट्यूट कर दिए. तो M1 L2 T minus 2 A रेस टू स्मॉल a, ये b पावर थी तो m रेस टू b L2b a माइनस 2b t माइनस 3b t रेस टू c. M1 L2 t माइनस 2 m रेस टू, चलो m वाले टर्म सिर्फ एक ही है, l वाले टर्म भी एक है 2b, a वाला टर्म a माइनस 2b है और t वाला टर्म माइनस 3b प्लस c है. हमने क्या किया, जितने भी बेस सेम है उनके पावर को ऐड कर दिया. यहाँ पे तो a है नहीं तो a रेस टू 0 लिख देंगे. नाउ यू कैन कंपेयर दी बेस. चलो बेस को कंपेयर कराते जाओ. दैट m रेस टू 1 m रेस टू b होगा, l रेस टू 2 l रेस टू 2b होगा, t रेस टू माइनस 2 t रेस टू माइनस 3b प्लस c होगा, और a रेस टू 0 a रेस टू a माइनस 2b होगा. तो b इज इक्वल टू 1 हो गया, बेस कंपेयर करा है. इधर 2b इज इक्वल टू 2 तो b इज इक्वल टू अगेन 1 हो गया, वही आया. माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3b प्लस c, इसमें b की वैल्यू 1 पुट कर दो, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस c, तो c आ जाएगा 1. और इसमें 0 इज इक्वल टू a माइनस 2b, तो a इज इक्वल टू 2b बट b इज इक्वल टू 1, तो a इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो you have all the three values of a, b and c. You can substitute in equation 1. इक्वेशन नंबर 1 में सारी वैल्यूज पुट कर दो. h इज इक्वल्स टू k I रेस टू स्मॉल a that is 2, r रेस टू स्मॉल b that is 1 and t रेस टू स्मॉल c.
1 1 रिस्पेक्टिवली। तो H इज इक्वल टू KI² होगा हीट एनर्जी का फाइनल आंसर। जब भी K की वैल्यू कुछ नहीं देते तो हम K की वैल्यू को एज इट इज भी रख सकते हैं, और जहां तक मुझे याद है इसमें K की वैल्यू 1 होनी चाहिए, क्योंकि जूल के इक्वेशन में H इज इक्वल टू I²R T होता है। ठीक है, तो मोस्टली ये गिवन नहीं है, बट क्वेश्चन में ये चीज दिया रहेगा। सो डोंट वरी, K की वैल्यू जो है वो देते नहीं देते उससे कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि इसके डेरिवेशंस जो है वो हमें याद होने चाहिए। और इसमें मेथड एक ही चीज है, इसमें एक ही कन्वेंशनल रूल फॉलो होता है, जो गिवन डेटा है उसके ऊपर से प्रोपोर्शनल करके इक्वेशन डिराइव करते जाओ। तो इसी के साथ हमारी पांचों के पांचों एप्लीकेशंस खत्म होती है, और ये एप्लीकेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा जो नॉट सो इम्पोर्टेंट एंड फॉर रीडिंग वाला टॉपिक है वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। आई होप तुम लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया होगा। जो मैं बात कर रहा हूं टॉपिक, वो टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशनल फॉर्मूला। मतलब हमने एप्लीकेशंस तो देख ली, बट उसकी भी लिमिटेशंस है कि इन सम केसेस डायमेंशन फॉर्मूलाज आर नॉट दैट मच यूजफुल। तो वो कौन से केसेस है जहां पर डायमेंशन फॉर्मूला की लिमिटेशंस आ जाती है, तो डिस्कस करते हैं। जैसे पहली लिमिटेशन हमने डिस्कस किया कि कोई एक इक्वेशन है, जैसे काइनेटिक एनर्जी K इज इक्वल टू हाफ mv², तो उसमें हाफ को हमने क्या कंसिडर कर लिया, डायमेंशनलेस। वैसे ही हमने पाई को भी डायमेंशनलेस। फिर ऐसी कोई भी रैंडम वैल्यू a 3b 420 या 1 समथिंग पावर, तो ये सारे अगर कांस्टेंट है ना तो डायमेंशनलेस कंसिडर हो जाते हैं। तो पहली लिमिटेशन होती है कि कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यूज होगी या फिर कोई भी कांस्टेंट इंटीजर वैल्यू, a और 3b यहाँ पे इंटीजर कंसिडर किया है, तो ये सारे इंटीजर वैल्यूज के डायमेंशन हमें नहीं निकलते। मतलब ऐसे केस में ये एक लिमिटेशन आ जाती है कि कांस्टेंट वैल्यूज और इंटीजर वैल्यू के डायमेंशन फॉर्मूला हम नहीं निकाल सकते। सेकेंड लिमिटेशन है कोई भी ट्रिगो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, जैसे साइन, हमने एक इक्वेशन देखा था VT न्यू टी या VT वाला, तो उसमें हमने साइन को डायमेंशन लेस ले लिया, बट ऐसा जरूरी नहीं है। थोड़े केस में साइन के भी डायमेंशंस होने चाहिए। हम ऑल द टाइम क्या कंसिडर कर रहे हैं, साइन इज अ डायमेंशन लेस, तो वो भी तो एक लिमिटेशन हो गई। वैसे ही जितने भी एक्सपोनेंशियल टर्म्स है, जितने भी लॉगेरिदमिक टर्म्स है, वो सारे डायमेंशन लेस कंसिडर होते हैं। ये भी उनकी लिमिटेशंस है कि इनके डायमेंशंस हम नहीं निकाल पाते। फिर एक और लिमिटेशन है इन होमोजेनिटी थ्योरम। क्या होमोजेनिटी थ्योरम की लिमिटेशन है, जैसे समझ लो मैंने एक इक्वेशन लिया ut प्लस हाफ at², और एक और इक्वेशन लिया s इज इक्वल टू ut प्लस at²। अब अगर हम बात करें तो ये इक्वेशन भी डायमेंशनली करेक्ट है, क्योंकि देखो इनके डायमेंशन और इनके डायमेंशन सारे सेम है। क्यों? क्योंकि हम 1/2 को कांस्टेंट ले लेते हैं, मतलब डायमेंशन लेस लेते हैं। इसमें भी तो इन सब के डायमेंशन सेम है, क्योंकि यहाँ पे भी तो कांस्टेंट है ही नहीं। मतलब इसका क्या मीनिंग हुआ, पता चला कांस्टेंट अगर इक्वेशन में प्रेजेंट है कि नहीं है, इक्वेशन दोनों के लिए डायमेंशनली करेक्ट कंसिडर होता है। मतलब हम सिर्फ डायमेंशन पर रिलायबल नहीं हो सकते। अगर डायमेंशन सही है, इट डजंट मीन कि वो इक्वेशन न्यूमेरिकली भी सही होगा। only a dimension is dimensionally correct, then it should have numerically correct as well, because अगर numerically incorrect हुआ तो फिर वो इक्वेशन गलत भी हो सकता है। जैसे हम ut प्लस at² नहीं लिखते, ut प्लस हाफ at² लिखते, तो ये न्यूमेरिकली और डायमेंशनली दोनों केस से करेक्ट है, ये सिर्फ डायमेंशनली करेक्ट है। तो ये एक हो गई उसकी लिमिटेशन कि एवरी डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी न्यूमेरिकली करेक्ट, but every numerical and dimensional equation is always correct। फोर्थ लिमिटेशन डिस्कस करते हैं, वो है डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये जो लास्ट एप्लीकेशन जो हमने करी ना, एप्लीकेशन नंबर 5, उसको हम डायमेंशनल एनालिसिस भी बोल सकते हैं, रिसर्च टूल। उसमें क्या होता है कि हमने जैसे अभी रिसर्च करा कि I⁴A, R⁴B और T⁴C, तो इट कैन ओनली टेक मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटीज एट अ टाइम, फिजिकल क्वांटिटीज एट अ टाइम। अगर इसके साथ एक और क्वांटिटी जैसे वर्क डन दे देना,
तो तुम लोगों का ये आज का होमवर्क एक बार चेक करना, 4 क्वांटिटी डाल के ए बी सी और डी कैलकुलेट करने जाओगे ना तो वो आंसर नहीं देगा, क्योंकि ये है डायमेंशन फॉर्मूला की 4th नंबर की लिमिटेशन के डायमेंशनल एनालिसिस में हम एट अ टाइम मैक्सिमम 3 फिजिकल क्वांटिटी के रिलेशन वाली इक्वेशन ही डेराइव कर सकते हैं। जिस इक्वेशन में 3 से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी प्रेजेंट है वो इक्वेशन हम इस रिसर्च टूल में डिराइव नहीं कर सकते। तो ये हो गई डायमेंशनल एनालिसिस और उसकी लिमिटेशन। तो इसी के साथ हमारा डायमेंशन एंड फॉर्मूला चैप्टर खत्म होता है। ये वीडियोस तुम लोगों को सब्सक्राइब और लाइक करना रहेगा और जितने हो सके तुम लोगों के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो एंड आई विल सी यू इन द वेरी नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच। थैंक यू।